Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to discuss social and the political movements का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज इट इज एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है. तो आज हम क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही कम क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, टू बी रियली ऑनेस्ट, और वीडियो भी बहुत छोटी हो जाएगी विच इज लाइक अ विन विन सिचुएशन, और इससे बाहर चीजें आपको देखने को मिलती भी नहीं है. अदरवाइज हम आईएमपी क्वेश्चंस का सीरीज निकाल के लेके आ ही रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है. आपको आईएमपी जो क्वेश्चंस है सारे वो एज इट इज मिलने वाले हैं. So let's just get started with the class, everyone. But before we actually begin with the class, I have to introduce you guys to something very amazing that is happening in your cities very soon. So what is that? That is MVSAT and it stands for Mega Vedantu Scholarship Admission Test, जहाँ पर आप ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो, अपने फेवरेट आईफोन, आईपैड और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. ₹0 पे करके आप ये पूरा का पूरा गिफ्ट, स्कॉलरशिप, ऑल द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन वेदांतु, सब कुछ 100% फ्री आपको मिल सकता है. बट उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए टैलेंट. अब वो टैलेंट आपको शोकेस करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स यहाँ पर जीत सकते हो. ठीक है, so that is something about this MVSAT. It is happening all over India, but where it is happening in Maharashtra, so that is what I have to suppose to tell you. It is happening on 27, 28, 4th, 5th October respectively at different centers of Maharashtra. वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स जितने भी बच्चा, वहां पर आपको ये आपके प्यारे से स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज MVSAT मिलेगा. अब हमें करना क्या है? मेजर क्वेश्चन, व्हाट आर वी सपोज टू डू? एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म गिवन है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लो, नंबर डालो, OTP डालो एंड वेट फॉर द मैजिक टू बिगिन. ऑलराइट, आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वो फुलफिल करो, जाके एक दूसरे से मिलो, ऑल इंडिया रैंकर से मिलो, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करो चीजें. दैट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ. ओके, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट. बच्चा, आज हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस इजी है, बहुत इजी है. लाइक आई थिंक देयर आर सम 10 क्वेश्चंस एंड अपेरेंटली वो आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, मुझे इतना ज्यादा उम्मीद है आप लोगों से. लेकिन आप मुझे सबसे पहले यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, हमारा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ही हमारा 99.99% एग्जाम आ जाता है. 0.1% भी टेक्स्ट बुक से आता है. वो बोलते हैं कि अरे चलो बच्चों को डराने के लिए, राइट? सो बच्चा, आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो यू विल बी गुड टू गो. चलो करें स्टार्ट. आर यू गाइज रेडी फॉर द क्लास टू बिगिन? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन गिवन है और इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. डैश इज द एक्चुअली द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट. फार्मर्स को क्या चाहिए? व्हाई वुड दे वांट बिल्डिंग ऑफ डैम्स? डैम्स क्या होता है? वाटर रिजर्वर्स होता है जिसपे पानी को स्टोर करके रखा जाता है. टाइम पे काम ले लेते हैं उसको. तो फार्मर्स का क्या होगा कि डैम्स बनाओ, या फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दो, या फिर उनके उनके जो फसल है, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका पैसा उनको सही टाइम पर और सही जब उनको जरूरत हो तब वो मिल जाए, या फिर राइट टू कल्टिवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड. क्या लगता है आपको? वो जंगलों में खेती करना चाहेंगे? लाइक सीरियसली क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? तो आप सबको समझ आ ही गया है बच्चा, कंज्यूमर कौन होता है? यस एवरीवन, डू यू हैव एनी आइडिया हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर पता है कौन होता है? हम लोग. एनी प्रोडक्ट दैट वी आर कंज्यूमिंग, बी इट एनीथिंग, लाइक अगर आप फोन यूज कर रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप कोई भी चीज जब कंज्यूम कर रहा है ना, जो सामने से जिसको जो भी इसको खा रहा है, पी रहा है, यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर है. और हमेशा कंज्यूमर का पलड़ा भारी रहता है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं, ठीक है बच्चा, जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमेशा कंज्यूमर के फेवर में ही होती हैं. ठीक है, अब जैसे कि आप हो, आपने कुछ चीजें ऑर्डर करी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई फूड ऑर्डर करा है और उस फूड में कुछ गड़बड़ थी, राइट? तो हमेशा आपने पे किया है उस पे, इस चीज के लिए, और वो सर्विसेज आपको एज पर दैट एक्सपेक्टेशंस नहीं मिले, तो हमेशा आप ही ऊपर रहोगे. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चा ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शन नजर आ रहा है विच इज दिस पर्टिकुलर, ये फार्मर्स जो हैं, ये अरे ये जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है बच्चा, इसके लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे, जो फॉरेस्ट में रहते होंगे, वो लोग बात करेंगे ना उसके लिए. फॉरेस्ट और हमारा एग्रीकल्चर अलग अलग चीज है. फॉरेस्ट तो वर्जिन वेजिटेशन है. फॉरेस्ट में जो चीजें मिलती हैं वो हमने नहीं लगाई हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्जिन वेजिटेशन.
ओके, एक ऐसी वेजिटेशन बच्चा जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर तो हमने खुद से लगाया, ये तो ह्यूमन इंटरवेंशन से लगाई गई है, समझो आपको, इसमें तो ह्यूमंस का लेना देना था। तो दिस इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हेंस टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही फार्मर्स का जो वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, उनका डिमांड होता है कि भाई हमारे बारे में कौन सोचेगा, हु विल थिंक अबाउट अस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चा बड़ीज, एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। टू इंक्रीज agriculture production and become self-sufficient with regard to food grains, dash was initiated. Was it water revolution? Was it green revolution? Was it industrial revolution या फिर white revolution? Yes everyone. क्या था हमारा जिससे हमारा बहुत ज्यादा, अच्छा मैं इसके पीछे आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। देखो, जब भी हम अपने काम के लिए कोई चीजें करते हैं ना, तो प्राइमरी होती है, ठीक है। अभी मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं अभी अपने किसी कजन को पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी मेरी, वो मेरा प्राइमरी काम हो जाएगा, उसके लिए मे भी मुझे पैसा मिले और मे भी मिल जाए। सो यहाँ पर पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीजें खाते थे, पीते थे और मोगली की तरह जंगलों में घूमने चले जाते थे, है ना। वी ऑल नो मोगली, इफ यू डोंट नो मोगली तो यू मस्ट नो मोगली। तो मोगली भाई अपना टेंशन फ्री जंगलों में घूमता था, लेकिन फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन बढ़ा तो फूड का डिमांड भी तो बढ़ेगा ना। अरे तुम्हारे घर में 3 लोग थे, फिर तुम्हारे घर में एकदम से गेस्ट आ गए तो 10-15 लोग हो गए, तो फूड भी तो चाहिएगा, हर चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा, एसी ज्यादा चलाना पड़ेगा, फैन ज्यादा चलाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, राशन का खर्च, सिंपल। तो वो चीज भी तो कहीं से लेके आनी पड़ेगी ना, हैंस लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से हम उतना ज्यादा कल्टिवेशन नहीं कर पा रहे थे। बट देयर वॉज दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बच्चा, जिसमें हम लोगों को एक नया इन्वेंशन होते हुए देखने को मिला, एंड दैट वॉज HYV सीड्स। ऑल राइट, ये HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वैरायटी जो है ये हमारी पूरी प्रॉपरली, ये यहाँ पर सीड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। जो चीज 1 टाइम्स हो रही थी वो इसको यूज करने से, इसको सॉइल में ही सीड यूज करने से, अब वो 3 टाइम्स हो रही थी। सो इट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। अब इंडिया में कोई कुछ ऐसी चीज हो रही थी या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता था। फूड में कोई प्रॉब्लम, मतलब खाने की कमी नहीं पड़ी अब हम लोगों को इसके बाद, ठीक है। कोई भी ऐसा भुखमरी जैसा सिचुएशन नहीं आया, जो पहले ऑलरेडी बहुत बार आ चुका था, ठीक है। चलो, सो ग्रीन रेवोल्यूशन अराउंड 1960s में आया था बच्चा, और इसने इंडिया का एग्रीकल्चर पूरा चेंज कर दिया था। ओके चलो, अब ट्राइबल मूवमेंट पर एक नोट लिखना है आपको, बहुत इजीली आप लिख लोगे। ट्राइबल मूवमेंट्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्राइब होती है जो अपने एरिया में उनके साथ कुछ गलत होता है तो अपने उसके लिए हमारे ऊपर आवाज उठाते हैं, वो देखो। So the origin of tribal movements actually date back to the pre-independence days, right? We have already done this. ब्रिटिशर्स ट्राइबल लोगों का लाइवलीहुड छीन रहा था, जैसे कि जंगलों का रिसोर्सेज, जंगल काट रहा था एग्रीकल्चर करने के लिए, तो अब लोग परेशान हो रहे थे, है ना बच्चा। लोग यहाँ पर क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो ट्राइबल अपराइजिंग कर रहे थे लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। उनको नहीं चाहिए था कि ब्रिटिशर्स उनके घर उनसे छीन ले, और उनके घर ही जंगल होते थे, और जंगल छीनने के लिए ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। सो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनकी जो प्रॉब्लम थी लाइवलीहुड की, वो सॉल्व नहीं हुई है। द राइट ऑन द फॉरेस्ट लैंड टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द कल्टिवेशन, आज भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा है। और ब्रिटिशर्स ने तो आपको पता है इनको कितना परेशान किया है, कि उनको कुछ भी जो है उनका काम नहीं करने देते थे, उनको पैसा नहीं कमाने देते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि हम लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, और हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम अच्छे से रहते हैं, बढ़िया अपना खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन कल को कोई इंट्रूडर आ जाओ, बोले कि आपको जंगल खाली करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको काट रहे हैं, तो हमें गुस्सा आएगा ना। या फिर आप अपने घर में रह रहे हो, कल को कोई आपको बोलने लग जाए कि नहीं 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 अपना घर छोड़ के चले जाओ, सो यू विल प्रोटेस्ट, राइट। वो आपका घर है, आप वहां पर इतने सालों से रह रहे हो, ठीक है। वैसे ही आपको पता है, मैंने आपको जब पेपर सॉरी जब आपका वन शॉट कराया था, इट इंक्लूडेड ट्राइब्स लाइक कोलाम,
जो छोटा नागपुर, गोंड इन उड़ीसा, कोली एंड बिला, रामोसी इन महाराष्ट्र, संथाल एंड मुंडा इन बिहार, ये सारे ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हमने देखी थी। इनकी मेन डिमांड यही थी कि गवर्नमेंट इनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट के ऊपर उसको माने, हम जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं लकड़ी, ये सारी चीजें हमारी हैं, हम उसमें खाते हैं पीते हैं, लकड़ी को बेचे कुछ भी करें वो हमारी कॉल है, ब्रिटिशर्स या फिर कोई भी इंट्रूडर हमारे फॉरेस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो इन सब चीजों के लिए लड़ाई करती हैं। ओके बच्चा, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट पर भी नोट लिखना है, कर लोगे आप लोग? कुछ लेबर की जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा होगा, सही बात है, तो वो भी अपनी राइट्स, सब लोग अपने राइट्स मांगते हैं, वैसे लेबर ने भी अपना राइट्स मांगा। Labor movement in India was actually organized under trade unions that actually saw its birth in the background of industrialization in British India. अब ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं बच्चा? ये ट्रेड यूनियंस जो व्यापार कर रहे होंगे इनका एक यूनियन होगा। एंड ये क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ना जल्दी जल्दी स्ट्राइक पर चले जाते थे, क्योंकि जो ट्रेड का मतलब जो मालिक होता था फैक्ट्री का वो कभी नहीं सोचेगा अपने वर्कर के बारे में, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए। ही और शी विल नॉट कंसीडर कि कौन किस हालत में काम कर रहा है या किसके ऊपर क्या बीत रही है, दे विल नेवर कंसीडर। उनको बस चाहिए कि बढ़िया से उनका सामान बिके, वो प्रॉफिट मेकिंग करे, घर में पैसा का पूरा भंडार कर ले और हमारे मजे में। दे नेवर यू नो केयर्ड अबाउट देयर वर्कर्स। तो वर्कर्स के लिए बहुत ही गंदी वर्किंग सिचुएशन होती थी, ना उनको पैसा मिलता था और उनसे घंटों घंटों काम कराया जाता था। संडे को बुलाया जा रहा है, नेशनल हॉलिडे पे भी बुलाया जा रहा है, कोई छुट्टियां नहीं दी जा रही है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस आओ काम करो। और ना उनके पास फैन है, वहां बैठ के वो पसीनों में जो है प्रॉब्लम में है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, राइट। तो ये सारी बेसिक सी। और एक ऐसा इंसिडेंट बच्चा, हमारा रेलवे वर्कर जो स्ट्राइक पर चले गए थे 1899 में, और जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इशू रिजॉल्व किया था 1920, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ही आज भी चलती है। इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ट्रेड यूनियंस क्या काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि तब तो हम आजाद हो गए थे। बहुत सारे जिटेशन हमने बनाए, डिसइंटीग्रेशन हुआ बहुत सारी चीजों का, ग्लोबलाइजेशन जब आया तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी देखने को मिला। और ग्लोबलाइजेशन मतलब जब बाहर से सारी कंट्रीज इंडिया में आई तो लेबर को अच्छा खासा ठीक ठाक जॉब मिलने लग गया, लाइक डोमिनोज, राइट, इट्स नॉट इंडियन, मैकडी, इट्स नॉट इंडियन, है ना। बहुत सारी ब्रांड, आपको क्या लगता है आप जो लेस के चिप्स से चटका के खा रहे हो या कोको कोला और पेप्सी पी रहे हो, दीज आर इंडियन ब्रांड्स? नो, दीज आर नॉट। कैडबरी की चॉकलेट, बड़ा मजा आ रहा है, इंडियन नहीं है कुछ भी। आज मुझे बताना कोई ऐसी ब्रांड है जो आप पतंजलि को छोड़ के, देर इज एनी ब्रांड दैट यूर कंज्यूमिंग राइट नाउ, जो हम डेली लाइफ में सबसे मेजोरिटी में देखते हैं? 1-2% की बात नहीं हो रही है, बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। अब वर्कर्स की सुन लो कौन कौन से कंसर्न होते थे, वो क्यों मूवमेंट करते थे। या तो उनकी अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती थी, कभी भी उनको निकाल दिया जाता था, कभी भी काम पे बुला लिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज ऑफ द वर्कर्स, लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता था इतने महीने का, फिर उसके बाद दोबारा से जॉब से छूट जाती थी, कुछ नहीं होता था काम करने के लिए। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कुछ भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कैसे भी वर्कर को कुछ हो गया फैक्ट्री में काम करते समय, किसी को कुछ नहीं, गायब करा दिया, पूरा गायब कर दिया, कुछ नहीं, कोई किसी कुछ नहीं पता चल रहा है कि वहां पर सेफ्टी है नहीं, उसका मशीन में हाथ आ गया, मशीन में पैर आ गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मालिक पैसा फेंक के मारेगा, केस बंद हो जाएगा। तो लीगल प्रोटेक्शन जो है वर्कर्स को, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में प्रोटेक्शन मिले, इनसिक्योरिटीज एट वर्क प्लेस एंड देन हेल्थ हैजार्ड एट द वर्क प्लेस। बेसिकली मैंने आपको हिंदी में सारा ऑलरेडी बता दिया है। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी। बताओ जल्दी से, ऑल गुड? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। Answer the following question in brief. Explain the activities, role, function of environmental movement. इजी है। इन्वायरमेंट मतलब कुछ लोगों ने एनवायरमेंट के बारे में बात करी होगी, ट्रीज, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब बचाने के, एटमॉस्फेयर है ना, समझ गए। चलो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इस फील्ड में भी चाहिए, ताकि हम लोग जितना भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एनहांस हो रही है, एंड वी हैव बीन कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारे पास अच्छे फॉरेस्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेटेज बढ़ रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब इससे में आता है जो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में बहुत ज्यादा आए हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए हो,
चाहे वो पानी को बचाने के लिए हो, चाहे वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हो, चाहे वो ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए हो, या फिर ऑल्सो प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल एंड द इल इफेक्ट्स. ओके, देन ऑल्सो यू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पर रिवर का पॉल्यूशन हो गया बच्चा, केमिकल यूज नहीं करो, जो भी इफेक्ट्स हैं. और इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा राणा बॉट अबाउट द वाटर रेवोल्यूशन राजस्थान में, जिसमें उन्होंने, मैंने आपको ये पढ़ाया था, तरुण भगत संघ इन्होंने बनाया था, जिसमें इन्होंने 11,000 जोहड़, यानी कि काइंड ऑफ जोहड़ को, इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली एक काइंड ऑफ वाटर स्टोरेज फैसिलिटी, लाइक देख जैसे लेक को देखा ना आपने, लेक जैसा होता है. और इन्होंने बहुत सारे इंडिया में वाटर रेवोल्यूशन लेके आए, एंड ही हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया. कर लोगे आप लोग इसको? थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या बात हो रही है. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखो क्या है, एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो थोड़ी सी हम चीजें यहाँ पर पढ़ लेंगे. And that is something, the history of farmers movement in India dates back to our time of independence, because आपको भी पता है और इंडिया हमेशा से एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही रहा है, तो फार्मर्स ही वहां पर काम करते थे. तो बहुत सारे जो लोग थे, जैसे कि महात्मा फुले जी, जस्टिस रनादे, महात्मा गांधी जी, जो एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश जिन्होंने हमारे लिए बहुत बेकार किया हुआ था, हम लोगों से वो काम कराते थे और हमें ही हमारा पैसा नहीं देते थे. यस, और बहुत सारी सिचुएशन में तो बेगिंग कराते थे. बेगिंग होता है काम करो और उसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा. सो ये बहुत ही रेलिवेंटली इंडिया में आपको देखने को मिलेगा. गांधी जी वॉज वेरी वेरी अगेंस्ट दी एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी, और वो अचीव करते करते हमने बहुत कुछ अचीव भी किया. और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर तो हमने बहुत कुछ जो है अचीव किया. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने अमीर को ज्यादा अमीर और गरीब को ज्यादा गरीब बनाया, बिकॉज उसका इम्पैक्ट इक्वल चीजों में नहीं आ पाया. जिन फार्मर्स के पास ज्यादा जमीन थी वो ज्यादा फ्लरिश कर गए, ठीक है, तो उनके पास ज्यादा पैसा आ गया. लेकिन जिनके पास कम जमीन थी उनके पास एज सच को इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला. तो कुछ डिमांड्स है बच्चा, आपके क्या क्या डिमांड्स होते हैं फार्मर्स के, कि उनके एग्रीकल्चर गुड्स को सही प्राइस मिले, उनका इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर स्टेटस सही रहे, एज इन प्राइसिंग वगैरह उनको सही मिल जाए. इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करता है ना, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात हुई है. डेप्थ रिलीफ एंड डेप्थ कैंसिलेशन, अगर किसी के ऊपर बहुत उधार हो गया है, अब वो इसलिए हुआ है उधार क्योंकि किसान की फसल फेल हो गई थी, तो उसका वो जो भी उधार है उसको माफ कर दिया जाए. जैसे फॉर कोई नेचुरल लॉस हो गया है, तो बहुत सारे फार्मर्स इसके वजह से सुसाइड कर लेते थे. तो ये सारी चीजें हैं. और ऑब्वियसली नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, कि पूरे इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सारे फार्मर्स काम करें. और जब से अच्छा अच्छा किया है फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने, एंड दैट इज वन सच थिंग इज एमएसपी. ठीक है, एमएसपी इज वन सच थिंग जो फार्मर्स के लिए अच्छा किया है. और ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और ये ना जो सपोर्ट प्राइस होता है, ये ऐसा प्राइस होता है कि जब आप बीज बो रहे होते हो, किसी चीज किसी फसल का बोने का टाइम होता है, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि दिस मच वी विल पे यू, अगर आपका हो जाता है बढ़िया से कल्टीवेशन, इतना तो हम आपको पे करेंगे. तो फार्मर को लगता है कि चलो इतनी तो जॉब सिक्योरिटी, इतना प्रोडक्शन करूंगा, इतना सामान बेचूंगा सरकार को और पैसा कमा लूंगा. और अगर उसका अच्छा रेट मिल जाता है, गवर्नमेंट से भी अच्छा कोई रेट मिल जाता है उसे मार्केट में, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को वो देना चाहता है, गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता है, तो वो ज्यादा में भी दे सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं जा सकता है. समझा आपको थोड़ा? तो बेसिकली अगर उसकी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी, उसका प्रोड्यूस अच्छा किया उसने सामान, तो फिर लोग उसको, प्राइवेट इंडिविजुअल भी खरीद लेते हैं अच्छे पैसे में, अच्छे दाम मिल जाता है. लेकिन अगर उसको कोई सरकार उसको गारंटी नहीं देगी, तो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल भी फायदा उठा सकता है कि नहीं मैं तो इतने में नहीं लूंगा, इतने में देना है तो बोल, वो बोलेगा छोड़ो मैं तो गवर्नमेंट को दे दूंगा. तो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी एक तरीके से वो ब्रेक कर रहे हैं गवर्नमेंट. तो ये जब से एमएसपी आया, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे फार्मर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है इसने. ठीक है, चलो, इसके वजह से फार्मर्स ने भी थोड़ा फायदा उठाया है सिचुएशन का. बट एनीवेज
मूवमेंट में बहुत सारे जो प्री इंडिपेंडेंस हमारे मूवमेंट्स रहे हैं, रिफॉर्म्स रहे हैं, उसमें विमेन का क्या रोल रहा है इन जनरल? क्या आप मुझे बता सकते हैं विमेन का इन जनरल क्या रोल रहा है? चलो देखो, विमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज एक्चुअली दे वर फाइटिंग, मतलब ऑब्वियसली वो भी इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन जो विमेन के लिए हो रहा था उसके लिए फाइट कर रही थी। वो भी अपनी एक रेस्पेक्टिव एंड सोशल एक्टिव लाइफ चाहते थे, जस्ट लाइक द मेन इन द सोसाइटी। सो दे वांटेड विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट। अब ये सोचोगे विडो रीमैरिज क्या होता है? जब भी कोई अब ये ऐसा जमाना है बच्चा, इट इज नॉट 2025 राइट, ये एक ऐसा जमाना है जहाँ पर 14 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स की बच्चों की शादी हो जाती थी। एंड बाय एनी चांस पता है उनकी शादी किसके साथ हो रही? बड़े बड़े ऐसे, क्या तुमको क्या लग रहा है सेम एज के ग्रुप? नहीं, सेम एज के ग्रुप के साथ कभी कभी उससे 10 साल बड़े लड़के से, उससे 20 साल बड़े लड़के से। इट्स नॉट इवन अ बॉय एनीमोर, वो पूरा एक ग्रोन मैन है, उनके साथ शादी हो जाती थी। और बाय एनी चांस उनके जो जो भी उनके से के साथ शादी होती थी वो मर जाते थे, तो फिर उनको भी सती कर दिया जाता था, या फिर उसको पूरी जिंदगी वो व्हाइट साड़ी पहन के छोटी सी बच्चे घुमाना पड़ता था सोसाइटी में, जिसको कोई अपने घर में नहीं बुलाता था, किसी फेस्टिवल में उसको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको यहाँ पर देखने को मिलती थी। ओके तो ऐसी तरीके से चीजें होती थी जो हमारे लिए बहुत ही डेरोगेटरी होती थी, है ना? अब उस छोटी सी बच्चों को कितना ट्रॉमा देखने को मिलता था। तो बहुत सारी ऐसी विमेन ने उनके लिए आवाज उठाई कि विडो रीमैरिज करी, इस बच्ची की उम्र ही क्या है, शी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल, और उसको पूरी जिंदगी भी ऐसे जीना पड़ेगा, तो हाउ विल बी शील बी एबल टू सर्वाइव, शील हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमा टू फेस, राइट? तो ऐसी चीजें बच्चा है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस विमेन को पॉलिटिकल राइट मिला भी, लेकिन हाउ अभी भी बहुत सारी विमेन हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, सो वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड इवेंचुअली सारी चीजें हो जाएंगी। चलो, नाउ वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए कि इसका आपको रीजन देना है। मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, चलो जल्दी से बताओ। Okay, chalo. So we have to explain this particular question also. Movements are important, yes. Movements which are बहुत ज्यादा important है। मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग, विदाउट द लीडर फेसलेस हो जाएगा हमारा, राइट? हमारा इवेंट में अगर हमारे पास कोई भी वो नहीं होगा तो हमारा पूरा मूवमेंट तो फेसलेस हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? किसी कोई फेस ही नहीं, लोग इधर उधर बिखर जाएंगे। दैट इज वाई गांधी जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? चलो, अब देखो क्या इसका रीजन, क्योंकि ये ट्रू ही है तो इसका एक्सप्लेनेशन वी डोंट हैव एनीवेज, क्योंकि ये फॉल्स है। हमारे ऑब्वियसली वी नीड अ लीडर, we need a good leader at despite, so this is something very important. Movement need a strong leadership to keep it active and effective. A movement is a collective struggle. People need a strong leader for the right guidance to reach their goals. Isn't it very simple to understand? Then for instance, agar मान लो India's freedom struggle was marked with emergence of a strong political leadership in the 20th century. Prior to that हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। If it found a direction in non-violence and political non-cooperation under the leadership of Gandhi, अगर हमें ये नहीं मिला होता गांधी जी का गाइडेंस, तो आज शायद इंडिया उतने आगे नहीं पहुंच पाता जितना आज हम लोग इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स बट देयर वाज अ फेस व्हिच स्टूड फॉर आवरसेल्फ जब हमें उनकी जरूरत थी। So this was something. While multiple or groups continued to fight for India's freedom in their respective ways, एक कॉमन मास को अलाइन करना गांधीय मूवमेंट का एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप का आज भी दुनिया में, why do we have Gandhi ji as a national father? Why do we have on Gandhi ji's photo on all the currency? Because उनका जो लीडरशिप है वो आज तक रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द अदर मिस्टेक ही माइट हैव मेड।
सो अपेरेंटली उससे अच्छा ज्यादा उन्होंने भी किया है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है किसी चीज के आउटकम तक पहुंचने के लिए। नाउ कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया एग्जिस्टेंस? दैट इज अराउंड 1986, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1986 के अराउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ताकि जो फ्रॉड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में हो रहे हैं वो ना हो, और हमेशा सिटीजन जो है, सिटीजन के साथ कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो इंसान पैसे खर्च करके सर्विसेज अवेल कर रहा है उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। And broader objective is to protect the consumer against adulteration of or frauds, understanding the changing nature of consumer grievances। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है और ये प्रूव करता है कि एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का, ताकि क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ, कोई खराब चीज ना बेच दे, कोई सड़ी गली चीज ना खा ले इंसान जिससे इंसान को बहुत ज्यादा हार्म हो जाए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं बच्चा जो आपको यहाँ पर देखनी थी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। आज के सेशन में इतने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच। IMP वीडियोस आर कमिंग वेरी सून, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।